तो दोस्तों हमने छोड़ा था ये क्वेश्चन आपको दिया था, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो अगर इसमें हम बात करें दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वुडवर्थ का। जिन लोगों ने वुडवर्थ बताया था एकदम सही बताया था, वुडवर्थ का ये स्टेटमेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले की तरफ। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो दोस्तों अनुभव द्वारा अगर व्यवहार में आपके परिवर्तन है तो ये सीखना कहलाता है। ठीक है, यदि किसी बालक के सामने लाल मिर्च रखी है तो वह जिज्ञासा के कारण मुंह में दबाता है और उसे काटते ही उसको तीखे का ज्ञान होता है और रोने लगता है, इसलिए वह मिर्च को फेंक देता है, फिर उसके पास कभी नहीं जाता, क्योंकि उसने अनुभव से सीख लिया है कि जो लाल मिर्च होती है वे कड़वी होती है। इस प्रकार सीखना पूर्व अनुभव द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन है। ठीक है दोस्तों, एक स्टेटमेंट दोस्तों अक्सर पूछा जाता है मनोवैज्ञानिक सिम्पसन का। तो मनोवैज्ञानिक सिम्पसन ने क्या कहा है कि व्यवहार में कोई भी परिवर्तन जो कि अनुभवों का परिणाम है और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली परिस्थिति का भिन्न प्रकार से सामना करता है। अब यही जैसे लाल मिर्च वाला हमने उदाहरण दिया, अब बच्चे के पास अगर ये लाल मिर्च दोस्तों रखी जाएगी तो बच्चा क्या करेगा, इस लाल मिर्च को नहीं खाएगा, चूंकि उसने पूर्व अनुभव से जान लिया है कि ये लाल मिर्च कड़वी होती है, तीखी होती है। ठीक है, तो वो जो नवीन परिस्थितियां हैं उनमें वो भिन्न प्रकार से व्यवहार करेगा, और यही प्रोसेस क्या है, लर्निंग है, सीखना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा, ए, अधिगम। ठीक है, अधिगम। एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों इसको। देखिए, सीखना या अधिगम एक ही चीज है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया है। मतलब अधिगम क्या है, अनुभव और प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। तो ये कथन दोस्तों गेट्स व अन्य का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कंठस्थ कर लें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव विकास को किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो इसके बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे फिजिकल है, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव है, संवेगात्मक इमोशनल है, एंड सोशलिस्टिक है, सामाजिक है। यानी कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तो मानव विकास के ये बहुत सारे क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट है क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या कुछ सीमा तक अमापनीय, जिसका मेजरमेंट ही पॉसिबल नहीं है, या क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों है। ठीक है, तो गुणात्मक और मात्रात्मक। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, डी, ए और बी दोनों। जो मानव विकास है वो मात्रात्मक भी है, गुणात्मक भी है। मात्रात्मक में देखा जाए दोस्तों तो लंबाई, भार, विभिन्न अंगों के आकार का बढ़ना आदि शामिल हो जाता है। जबकि अगर क्वालिटेटिव डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें योग्यता, क्षमता, अभिवृत्ति, बुद्धि, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट और थिंकिंग, इस प्रकार के बहुत सारे चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। जब किसी का विकास हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है, तो नवीन विशेषताएं, ठीक है, और नवीन
उसके न्यू एबिलिटीज़ और न्यू स्पेसिफिकेशंस या उसमें नई प्रकार की विशेषताएं, स्पेशलाइजेशन हो जाता है, अगर उसमें डेवलपमेंट एक्चुअली हुआ है, तो यह कथन किसका है? तो ये दोस्तों एक्चुअली देखा जाए कथन हरलाक महोदय का है। देखिए, हरलाक ने बालक के विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक एक क्रम में चलती है और प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है, और इन्हीं के अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट होने लग जाती हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास, जिसको कहते हैं इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके 4 चरण हैं। संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हो जाएगा, और यहाँ पर हम बात करें तो उसकी पहचान की गई है। तो पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उसके द्वारा ही ऐसा पॉसिबल है, जिसमें संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक, फॉर्मल ऑपरेशनल कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक को। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, साइकोमोटर होता है और बहुत सारे इसमें चीज़ें होती हैं। तो संवेदनात्मक गामक अवस्था, इसको 0 से 2 साल के मध्य बताया गया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है दोस्तों, तो ये है 2 से 7 साल के बीच। फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 साल के बीच। फिर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये है 11 से 15 साल के बीच। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। 14 वर्षीय देविका है, अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? ये स्वायत्तता है। क्या है? स्वायत्तता। देखिए, 14 वर्ष की जो देविका है वो एडोलसेंस की अवस्था में है, किशोरावस्था में है, और इस अवस्था के जो बालक और बालिकाएं होते हैं उनमें और शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, फिजिकल एंड मेंटल जो फ्रीडम होती है उसकी प्रगल भावना होती है। वो स्वयं से फिजिकली स्वतंत्र रहना चाहते हैं, मेंटली भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो इसमें कॉलसेनिक महोदय का एक स्टेटमेंट है कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। तो 14 वर्षीय जो देविका है, अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना का विकसित करने का प्रयास कर रही है, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी? स्वायत्तता कहलाएगी। दोस्तों, शैशवा काल की अवधि क्या है? तो शैशवावस्था की बात करें तो जन्म से 2 साल तक का जो पीरियड है वो शैशवावस्था, इन्फेंसी पीरियड के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? तो शैशवावस्था में अगर बात करें तो जो बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। कैसे? मूल प्रवृत्त्यात्मक, इसको ध्यान दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के किस स्टेज में? तो 3 से 6 साल तक के बच्चे में स्वकेंद्रित अवस्था पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, सामान्यतः देखा जाए तो जन्म से दोस्तों अगर बात करें तो 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहेंगे, और शैशवावस्था का अंतिम चरण जो होता है वो 3 साल से 6 साल के मध्य होता है, जिसको पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। और ऐसे बालक स्वयं को खुशी की चिंता करते हैं, इसीलिए इस अवस्था को
स्वकेंद्रित अवस्था कहा जाता है, ऑटो सेंटर्ड इसको कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मूल प्रवृत्त्यात्मक की अगर आप इंग्लिश देखें तो इनको दोस्तों कहते हैं बेसिक इंस्टिंक्ट। ठीक है, बेसिक इंस्टिंक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो ये किस स्टेज में संभव है? मतलब एक ग्रुप बनाने की जो पॉसिबिलिटी है वो दोस्तों आपकी आती है पूर्व किशोरावस्था में। ठीक है, तो जो 9 साल से 12 साल का पीरियड है इसको उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था कहते हैं। और इस आयु वर्ग के बालक अपने साथियों की संगति तथा उनके साथ रहना अपेक्षाकृत अपने माता पिता से अधिक पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको पूर्व बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था के जस्ट पहले का पीरियड, तो पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं। तो जब बच्चा गर्भ में आ जाता है तो गर्भधारण से शिशु के जन्म तक की जो अवधि है 0 to 9 मंथ्स होता है मानव का। तो इसमें देखा जाए तो ये प्रसव पूर्व काल कहलाता है। ठीक है, डिलीवरी के पहले का पीरियड जो है प्रसव पूर्व काल, और इसकी अवधि जो मानी गई है 280 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 9 मंथ्स एंड 10 डेज होती है, 9 महीने 10 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो जो बालक का दोस्तों प्रारंभिक विकास है, इनिशियल डेवलपमेंट है, वो माता पिता के प्रभाव पर ज़्यादा निर्भर करता है। तो इसी वजह से जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो उसके प्रथम शिक्षक माने जाते हैं। ठीक है, जो इनिशियल डेवलपमेंट होगा वो माता पिता पर ज़्यादा निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन, बाल्यकाल होता है। तो दोस्तों यहाँ हम बात करें तो बाल्यकाल 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु को बाल्यकाल कहेंगे। एक्चुअली अगर मैं आपसे बताऊं तो जो शैशवावस्था है वो जन्म से 5 या 6 साल तक होती है। बाल्यावस्था चाइल्डहुड जो होता है वो 6 से 12 साल, एडोलसेंस 12 से 18 साल, और एडल्टहुड का जो पीरियड है प्रौढ़ावस्था वो 18 साल से 40 साल तक चलेगा। तो बाल्यकाल जो होगा 6 से 12 साल तक का। चलिए अगला है। कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के शारीरिक विकास की गति धीमी या अनियमित होती है। शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि और परिवर्तन तीव्रतम गति से होता है। ध्यान दीजिएगा, जो फिजिकल ग्रोथ है और जो फिजिकल चेंजेस हैं वो शैशवावस्था में सबसे तेज होंगे, बाल्यावस्था में थोड़े से धीमे पड़ेंगे, और किशोरावस्था में फिर से विकास जो होगा, डेवलपमेंट है, वो तीव्रतम गति से होगा। तो शैशवावस्था और बाल्यावस्था में जो शारीरिक विकास है सिफेलोकॉर्डिकल टाइप का होता है, यानी कि सिर से पैर की तरफ या निकट से दूर के नियम के अनुसार होता है। तो कौन सा एक जो है शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ से अब आप बताएं, इतना मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अनियमित विकास का नियम। ठीक है,
शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको हम क्या कहेंगे? तो दोस्तों इसको हम अभिवृद्धि कहेंगे। क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। ठीक है। अभिवृद्धि एक निश्चित समय एवं निश्चित सीमा तक चलती है और शारीरिक विकास भी एक निश्चित समय और सीमा के अंतर्गत आता है, जबकि जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। दोस्तों मास्टर ग्रंथि के नाम से किसको जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है और इसका आकार लगभग एक मटर के दाने जितना होता है। यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेक्स के निचले हिस्से से निकला हुआ उभार है और यह एक छोटे अस्थिमय गुहा में दृढ़ तानिका रज्जु से जुड़ा रहता है, जिसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं। और इसी ग्रंथि से व्यक्ति की संपूर्ण शारीरिक और व्यवहारिक क्रिया नियंत्रित रहती है। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है। नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो 7.5 पाउंड होता है। एक्चुअली 7 पाउंड लेकर चलेंगे हम लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो इसकी मैं बात करूं दोस्तों, एक समृद्धि एवं विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध हो तो इसके द्वारा समर्थित होता है संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध होने पर समर्थित होता है। ठीक है। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक आपको बताने हैं। तो दोस्तों शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक योग्यता है, थकान है, ये सभी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करेंगे। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कक्ष का जो प्रजातांत्रिक परिवेश है वो बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। आप देखते हैं कैसे। देखिए बच्चों के संवेगात्मक विकास इमोशनल डेवलपमेंट के लिए कक्ष में प्रजातांत्रिक परिवेश का होना आवश्यक है, ताकि विद्यार्थी स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों, भावनाओं आदि को अभिव्यक्त कर सकें और शिक्षक से निसंकोच प्रश्नों को पूछ सकें। ठीक है। अगला है बच्चों का सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास किसका विशेष महत्व है? तो बच्चों के सामाजिक विकास में देखा जाए तो खेलों का, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का विशेष महत्व है। दोस्तों भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो अगर हम इसमें बात करें तो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई रूपिम होती है। क्या होती है? रूपिम। दोस्तों इसको फेनिम कहते हैं, जिसको स्वनिम भी बोलते हैं। तो किसी भाषा या बोली में जो स्वनिम होती है वो उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। स्वनिम उच्चारित भाषा की एक ऐसी लघुतम इकाई है फेनिम, जिसमें दो स्वनिमों का अंतर होता है, अंतर स्पष्ट होता है, जैसे ज, न, प आदि। रूपिम क्या होता है? मॉर्फीम। देखिए भाषा उच्चारण की लघुत्तम अर्थवान इकाई है। रूपिम क्या है? स्वनिमों का एक ऐसा न्यूनतम अनुक्रम है जो व्याकरणिक दृष्टि से सार्थक होता है। तो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? रूपिम हो गई। क्या? रूपिम। रूपिम स्वनिमों का ऐसा न्यूनतम अनुक्रम है जो व्याकरणिक
ग्रामेटिकल अप्रोच से सार्थक होता है। अगला क्वेश्चन टेक्निकल सा क्वेश्चन था, इसको रटे जरूर। सृजनात्मकता से कौन संबंधित है? तो अगर हम बात करें सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी की, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है, अपसारी चिंतन, ये दोस्तों सृजनात्मकता से संबंधित है। डाइवर्ज मतलब विस्तृत, व्यापक जो सोचेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा, वो सृजनात्मकता को लाएगा, क्रिएटिव माइंड कहा जाएगा। जो कन्वर्जेंट यानी कि अभिसारी चिंतन करेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। तो इसका कौन सा विकल्प एप्रोप्रिएट होगा? तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के द्वारा नवीनतम अवधारणाओं की समझ को सिद्धांत चित्र बढ़ाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं? सभी को मालूम है 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों पाई जाती है? तो दोस्तों, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। तो व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का महत्वपूर्ण रोल है, और व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है, करता है, अनुभव करेगा, वह उसके वंशानुक्रम अथवा वातावरण के परस्पर अन्योन्य क्रिया का परिणाम होता है। वंशानुक्रम विकसित होने के लिए क्षमताएं प्रदान करेगा, जबकि वातावरण इन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर देगा। इसीलिए व्यक्तियों में अपने अपने वंशानुक्रम अथवा वातावरण के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया है। इसकी पीडीएफ हमारे एग्जाम धुन टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या सीधे टेलीग्राम पर सर्च करें और पीडीएफ डाउनलोड करें, अपनी प्रैक्टिस करें, और आंसर्स के लिए वीडियो को फिर से देख सकते हैं।